चैप्टर्स 653, 654, 655, 656। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 653 कंगाली और ज़ॉम्बी अलायंस। जमीन के नीचे अस गुफा में फैंग युआन ज्ञान की रोशनी में नहाते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। बेशक मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मेरे पास पिछली जिंदगी के 500 साल का अनुभव है, लेकिन मो याओ और जायंट सुन जैसे पुराने खिलाड़ियों के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। इस मामले में जो मेरी बादशाहट थी वो अब खत्म हो चुकी है। इतिहास के इस लंबे सफर में आसमान में जितने सितारे हैं उतने ही महान नायक भी हुए हैं। इंसानों के इतिहास में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल एक ऐसा बेमिसाल एक्सपर्ट था जो लाखों सालों में कहीं एक बार पैदा होता है। फेरी मो याओ रिफाइनमेंट पाथ की ग्रैंड मास्टर थी और अपने ज़माने में स्पिरिट एफिनिटी हाउस की फेरी थी। वो एक मशहूर और असरदार शख्सियत थी जिसके पास हैरान कर देने वाला टैलेंट था। उन दिनों में वो बड़े सेंट्रल कॉन्टिनेंट के टॉप 10 गो इमॉर्टल्स में गिनती जाती थी। फैंग युआन की इच्छा शक्ति पत्थर जैसी थी और उसके अनुभव भी अनोखे थे, लेकिन वो भी इस विशाल आसमान में एक मामूली सा सितारा ही था। अपनी अभी की ताकत और बुनियाद के साथ इतिहास में आने वाले महान एक्सपर्ट्स की बराबरी करना उसके लिए मुश्किल था। नॉर्दर्न प्लेन्स का ये सफर मेरी असल उम्मीदों से कहीं आगे निकल गया। अगर मो याओ की विल ने बीच में दखल ना दिया होता तो मेन ट्रू यांग बिल्डिंग में रह सकता था और हर 10 साल में एक नई पहचान के साथ धीरे धीरे चीजें एक्सप्लोर कर सकता था। लेकिन अब जो होना था हो चुका है और नॉर्दर्न प्लेन्स में एक बड़ा बवाल मचना तय है। अनगिनत एक्सपर्ट्स और ताकतवर लोग मुझसे हिसाब लेने आएंगे। फैंग युआन ने अपने अनुभवों का हिसाब लगाया और महसूस किया कि उस जो भी नुकसान हुआ वो विजडम पाथ में उसकी कमजोरी की वजह से था। उसकी खासियत साजिशों और चालों में थी और अपने पुनर्जन्म से मिले अनुभव के ऊपर उसकी ये खासियत और भी बढ़ गई थी। लेकिन मो याओ की विल उसके विचारों में गड़बड़ पैदा कर सकती थी, जिसकी वजह से वो ठीक से सोच नहीं पा रहा था। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग नॉर्दर्न प्लेन्स का एक स्पिरिचुअल सिंबल है और मैं यूज गिराने का मुख्य दोषी हूं। अगर मैं अभी पकड़ा गया तो अंजाम सोच से भी बुरा होगा। भले ही मैं अभी हूं इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में छिप सकता हूं, पर यह जगह असल में सेफ नहीं है। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की तो बात ही छोड़ दो जो शुरू से ही डांगे पहाड़ पर नजर गड़ाए हुए है। हो सकता है नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स मेरा पता लगा लें और विजडम पथ की कैलकुलेशंस के जरिए मुझे ढूंढ निकालें। फैंग युआन साफ जानता था कि हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में छिपे रहना ऊपर से तो बहुत सेफ लगता था, लेकिन असल में ये मौत का इंतजार करने जैसा था। इन दुश्मनों के सच का पता लगाने से पहले हमला करके वो इस खतरनाक हालत को सुधार सकता था। डार्क लिमिट इमॉर्टल गू, मैंने इसके बारे में अपनी पिछली जिंदगी में भी सुना है। ये वाकई ऑरा को छिपा सकती है और कैलकुलेशंस को रोक सकती है। अगर मुझे ये गू मिल गया तो मुझे यकीन है कि मैं इस खतरनाक सिचुएशन से बच सकता हूं। फैंग युआन ने ही लूलन के बारे में सोचा। ये औरत कोई मामूली नहीं थी, वो एक जबरदस्त और बेरहम इंसान थी। वो प्रैक्टिकल थी और हालत का फायदा उठाना जानती थी। उसने अपने फायदे के लिए अपने पूर्वज को धोखा दिया और अपने ही बाप को मारने की कोशिश की। ये सब उसके अंदर की राक्षसी प्रवृत्ति को साफ दिखाता था। उसके पास ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक था और यूज एक स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू भी मिला था। एक बार वो गो इमॉर्टल बन गई तो उसका रास्ता तेजी से तरक्की का होगा। कहा जा सकता था कि वो फैंग युआन जैसी ही थी, लेकिन ठीक इसी वजह से उसके साथ काम करने में बेहद सावधानी की जरूरत थी। चाहे वो इमॉर्टल गू डार्क लिमिट हो या फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल, दोनों हाई चीजें उस चाहिए थी। इस पॉइंट तक सोचते सोचते फैंग युआन के विचार धीमे पड़ने लगे। उसके दिमाग में जो विल्स थी वो लगभग खत्म हो चुकी थी। फैंग युआन एक पल के लिए अजीब सा महसूस करने लगा, फिर वो ज्ञान की रोशनी से पीछे हटा और गू वॉर्म्स को एक्टिवेट करके नई विल्स बनाने लगा। जल्द ही उसका दिमाग कई तरह की विल्स से भर गया। बड़े अफसोस की बात है कि मोर्टल गू बहुत ज्यादा विल्स नहीं बना सकते और वो ज्ञान की रोशनी में आसानी से खत्म हो जाते हैं। अगर मेन विल्स बनाने के लिए एक इमॉर्टल गू इस्तेमाल कर पाता तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती और वो लंबे समय तक टिक भी सकती, जिससे मैं जितना चाहता उतना सोच सकता। फैंग युआन को थोड़ा अफसोस हुआ। उसके पास रैंक 6 विजडम पाथ इमॉर्टल गू था, डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन, जो जॉयफुल विल बना सकता था। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद फैंग युआन ने यूज इस्तेमाल नहीं किया। इमॉर्टल गू को इमॉर्टल एसेंस की जरूरत थी। उसके पास हरे अंगूर जैसे इमॉर्टल एसेंस के सिर्फ 19 दाने बचे थे और क्योंकि उसका इमॉर्टल एपर्चर एक बेजान जमीन बन चुका था, एक इमॉर्टल एसेंस दाना इस्तेमाल करने का मतलब था कि एक दाना हमेशा के लिए कम हो जाना। उस अपना इमॉर्टल एसेंस जितना हो सके बचाना था ताकि जरूरत के वक्त के लिए तैयार रहे। इसलिए उसने फिलहाल मॉर्टल गू इस्तेमाल करने का फैसला किया। मॉर्टल विल्स की एक ठीक ठाक मात्रा जमा करने के बाद
फैंग युआन दोबारा ज्ञान की रोशनी में चला गया। इस बार उसने बाहरी हालत के बारे में नहीं सोचा, बल्कि खुद पर ध्यान दिया। मैं एक ज़ॉम्बी में बदल गया हूं, मेरी कल्टीवेशन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती, जिंदा होकर अपना इंसानी शरीर वापस कैसे पाऊं, यह पहला मुद्दा है। अगर मैं यिन यांग रोटेशन गू इस्तेमाल कर पाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी हूं जबकि यिन यांग रोटेशन गू सिर्फ रैंक 4 पर है। दूसरा मुद्दा यह है कि मैं पहले ही कंगाल हो चुका हूं। फैंग युआन ने नॉर्दर्न प्लेन्स के सफर में अपनी लगभग सारी जमा पूंजी लगा दी थी। उसके जरूरी खर्चे अब उसकी कमाई से ज्यादा हो गए थे और वो अब कंगाली का सामना कर रहा था। उसके पास अब एक भी इमॉर्टल एसेंस स्टोन नहीं था, यहां तक कि इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड भी बहुत बंजर हो गया था। नॉर्दर्न प्लेन्स की आखिरी लड़ाई से पहले फैंग युआन ने बचे हुए इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स इस्तेमाल कर लिए थे। आखिरी मोड़ पर उस खरीदारी करने के लिए अपना सामान तक बेचना पड़ा। उसने इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के लगभग सारे लोमड़ी और भेड़ियों के झुंड बेच दिए थे। ब्लेस्ड लैंड के बड़े घास के मैदान में लोमड़ियां और भेड़िए अब कहीं कहीं ही दिखते थे। लगभग 10,000 हेरी मेन जो फैंग युआन ने पहले खरीदे थे, उनमें से भी ज्यादातर इमरजेंसी सपोर्ट के लिए बेच दिए गए। फ्लैट सिर्फ 2,000 के आसपास बूढ़े हेरी मेन बचे द जो गू रिफाइन करने में माहिर द, जिन्हें फैंग युआन बेचना नहीं चाहता था। रॉकमैन गुलामों का बिजनेस फैंग युआन के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल सहारा था, लेकिन इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के बिजनेस रोकने के बाद यह सहारा भी टूट गया। ट्रेजर येलो हेवन में रॉकमे का मार्केट पूरी तरह से बंद चुका था और फैंग युआन के लिए उसमें घुसना मुश्किल होगा। इससे पहले से खराब हालत और भी बदतर हो गई। सिर्फ ताकतवर बैटल स्ट्रेंथ होने का कोई फायदा नहीं था, अपनी कल्टीवेशन को सपोर्ट करने के लिए काफी रिसोर्सेज होने चाहिए। गू का रास्ता पालने, इस्तेमाल करने और रिफाइन करने का था। गू मास्टर्स सिर्फ गू इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, उन्हें गू पालने और रिफाइन भी करने पड़ते थे। फैंग युआन अब एक ज़ॉम्बी था, उसकी कल्टीवेशन रुक गई थी जिसने उसके लिए जरूरी रिसोर्सेज को और बढ़ा दिया था। ऐसा करके ही उसके पास अपनी जिंदगी वापस पाने का बेहतर मौका हो सकता था। 3 दिन बाद डांग पैलेस के अंदर फैंग युआन ने एक बार फिर साधारण इंतजाम किए, एक हल्का फुल्का हॉल बनाया जहां पत्थर की कुर्सियां 2 लाइन में लगी हुई थी। मुख्य कुर्सी एक बिस्तर जितनी चौड़ी थी और उसकी पीठ एक स्तंभ जितनी ऊंची थी, लेकिन जब फैंग युआन यूएस पर बैठा तो ये यूएस पर बिल्कुल आराम से फिट हो गई। ताई बाई यून शेंग फैंग युआन के बाई तरफ पहली सीट पर बैठा था। उसके माथे पर शिकन थी और उसने हाथ में एक छोटा सा खूबसूरत सफेद कबूतर पकड़ा हुआ था। ये सफेद कबूतर हल्की रोशनी से चमक रहा था। ये रैंक 5 मैसेंजर डोवगू था। कुछ पलों के बाद ताई बायून शेंग की चेतना मैसेंजर डोवगू से बाहर आई। उसने एक गहरी सांस ली और चिंता से कहा, मास्टर मदद करने का प्लान नहीं कर रहे हैं और इसे छोटे भाई के लिए एक इम्तिहान बना रहे हैं। फैंग युआन ने सिर हिलाया, सही कहा। मास्टर ने चिट्ठी में मेरी आलोचना की, कहा कि मैं छोटे फायदों के लिए लालची था, जाने से पहले उनकी सलाह नहीं सुनी और जल्दी में दी क्यू इनहेरिटेंस खोल दिया, जिसकी वजह से मेरा सामना मो याओ की विल से हुआ और इतनी सारी मुसीबतें खड़ी हो गई। इसलिए इस बार वो चाहते हैं कि मैं ये समस्या खुद ही सुलझाऊं। उफ, मास्टर का स्टाइल हमेशा से ऐसा ही रहा है, लगता है मेरे पास मेहनत करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ताई बाई यून शेंग ने सिर हिलाया, फैंग युआन के आखिरी जुमले से सहमत होते हुए। उस वक्त बूढ़े भिखारी ने यूज गू इमॉर्टल इनहेरिटेंस देने के ठीक बाद गायब हो गया था। उस किसी और चीज की कोई परवाह नहीं थी। यह स्टाइल फैंग युआन के टेस्ट जैसा ही था, इसलिए ताई बाई यून शेंग को कुछ अजीब नहीं लगा। ताई बाई यून शेंग ने धीमी आवाज में पूछा, छोटे भाई, तुमने कहा था कि मास्टर ने पहले ही 6 शिष्य बना लिए हैं। तुम 5वें नंबर पर हो, स्ट्रेंथ और इंस्लेवमेंट पथ में माहिर, डूगू इमॉर्टल इनहेरिटेंसेस के साथ। इसका मतलब तुम्हारे 5 और साथी शिष्य हैं, क्यों ना हम उनसे मदद मांगे? फैंग युआन ने अपना सिर हिलाया। क्या मजाक है? बिल्कुल नहीं। इस मैसेंजर डवगू में जो लिखा था वो सब फैंग युआन ने बनाया था। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क का नाम भी उसने ऐसे ही रख दिया था। 6 महान शिष्य तो और भी ज्यादा मन घड़ंत, जो लोग दहाई नहीं, उनसे मदद कैसे मांगी जा सकती थी? ये मुमकिन नहीं है। फैंग युआन ने एक कड़वी मुस्कान दी। उसकी नजरों में बेहद ईमानदारी दिख रही थी। सबसे पहली बात, मैंने मास्टर को इन साथी शिष्यों का जिक्र कभी कभी ही करते सुना है। मैंने उन्हें खुद कभी नहीं देखा और ना ही जानता हूं कि उनकी पहचान क्या है या वो कहां हैं। और सबसे जरूरी बात, ये मास्टर द्वारा दिया गया एक टास्क है। उन्होंने चिट्ठी में तुम्हारे स्टेटस को मंजूरी दे दी है और तुम्हें 5वां शिष्य बनाया है और कहा है कि तुम्हें इस दौरान मेरी मदद करनी होगी इस मसले को सुलझाने में। साथ ही
उन्होंने मुझे नॉर्दर्न प्लेन्स से मिली सारी जीत की चीजें रखने और इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। ये मास्टर की तरफ से मेरी मदद है। अगर मैं फिर भी दूसरे शिष्यों से मदद मांगूं तो ये मास्टर की इच्छा के खिलाफ होगा। आखिरकार ये उनका मेरे लिए इम्तिहान है। ताई बाई यून शेंग ने चिंता और बेचैनी से कहा। भले ही मास्टर ने ये ना कहा हो, मैं फिर भी छोटे भाई के साथ ही रहूंगा और अपनी पूरी ताकत से तुम्हारी मदद करूंगा। ए फ्लैट, तुम्हारा क्या प्लान है? ओल्ड बाय, तुमने भी चिट्ठी में लिखी बातें पढ़ी हैं। मास्टर ने मुझे ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन करने के लिए कहा है। यह ज़ॉम्बी अलायंस किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है? ताई बाई यू शेंग ने पूछा। वो हाल ही में गु इमॉर्टल बना था, इसलिए गु इमॉर्टल्स के बारे में ऐसी बहुत सी बातें थी जो वो नहीं जानता था। ज़ॉम्बी अलायंस वैसा ही है जैसा इसका नाम है, यह ज़ॉम्बीज का एक गठबंधन है। यह अलायंस बहुत पहले से है और सुनने में आया है कि यह मेडिवल एंटिक्विटी एरा में 3 लाख साल पहले अस्तित्व में आया था। ए फ्लैट, ये एक सुपरफोर्स है जो 5 रीजन्स में फैली हुई है। इसका मेन हेडक्वार्टर्स ईस्टर्न सी में है और बाकी 4 रीजन्स में इसकी एक एक ब्रांच है। फैंग युआन ने बताया। ये 5 रीजन्स में फैला हुआ है। क्या ये नॉर्दर्न प्लेन्स के हुआंग जिन परिवार से भी ज्यादा ताकतवर हैं? ताई बाई यून शेंग हैरान हो गया। फैंग युआन ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं है। ज़ॉम्बी अलायंस के लगभग सभी मेंबर्स ज़ॉम्बीज हैं और उनके बड़े लोग मेरी तरह इमॉर्टल ज़ॉम्बीज हैं। ज्यादातर यह इमॉर्टल ज़ॉम्बीज वो गु इमॉर्टल्स हैं जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए थे और उनके पास अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए ज़ॉम्बी बनने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। इन गु इमॉर्टल्स के इमॉर्टल एपर्चर्स बेजान होते हैं। वो ना तो इमॉर्टल एसेंस पैदा कर सकते हैं और ना हाय आसमान और जमीन की को सोख सकते हैं, और कुछ समय बाद उनका ब्लेस्ड लैंड सिकुड़ने लगता है और उसके कुछ हिस्से टूटने लगते हैं। इसलिए उनकी बैटल स्ट्रेंथ अक्सर आम गु इमॉर्टल्स के बराबर नहीं होती। हाँ, कुछ इमॉर्टल ज़ॉम्बीज इसके एपीवाद हैं। ज़ॉम्बी अलायंस की ब्रांचेज अपने अपने रीजन की सुपर फोर्सेस से कमजोर थी, लेकिन ईस्टर्न सी में जो हेडक्वार्टर्स था वो वहां की लोकल सुपर फोर्सेस से एक लेवल ऊपर था। तो ऐसी बात है। ताई बाई यून शेंग का ज्ञान बढ़ा। फिर उसने कुछ शक के साथ पूछा, तो फिर मास्टर क्यों चाहते हैं कि छोटा भाई ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन करे? फैंग युआन ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, अगर कोई गु इमॉर्टल अपनी उम्र के आखिर में पहुंच जाए और कोई चारा ना बचा होने पर एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन जाए, तो बाद में अगर यूज लाइफ स्पैन गु मिल जाए तो वो जरूर जिंदा होना चाहेगा। शुरू में ज़ॉम्बी अलायंस के बनने का एक मकसद एक दूसरे की मदद करके जिंदा शरीर वापस पाने का तरीका ढूंढना था। इतना समय बीत गया है, उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ रिजल्ट्स हासिल किए होंगे। मुझे लगता है मास्टर का मकसद इसी बात में है। ताई बाई यून शेंग खुश भी हुआ और चिंतित भी। ये सुझाव वाकई अच्छा है। लेकिन तुम ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन कैसे करोगे? फैंग युआन हंसा। ओल्ड बाय, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन करना बेहद आसान है। मुझे सिर्फ एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी के रूप में अपना स्टेटस दिखाना है। इतना आसान है? बिल्कुल। ज़ॉम्बी अलायंस को सभी सुपर फोर्सेस द्वारा दबाया जाता है, इसलिए उन्हें काम करने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए वो अलायंस में और मेंबर्स के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। साथ ही एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी की पहचान की नकल करना आसान नहीं है। ज़ॉम्बी अलायंस ने इस पर बहुत गहरा रिसर्च किया है और उनके पास इमॉर्टल ज़ॉम्बीज के बीच फर्क करने के कई तरीके हैं। मैं नॉर्दर्न प्लेन्स के ज़ॉम्बी अलायंस को ज्वाइन करने का इरादा रखता हूं, लेकिन इससे पहले हमें किसी का इंतजार करना होगा। हे लुलैन, ताई बाई यून शेंग ने झट से कहा। फैंग युआन ने सर हिले। उसने नॉर्दर्न प्लेन्स जाने के अपने प्लान्स ताई बाई यून शेंग से नहीं छिपाए थे और लगभग सब कुछ बता दिया था, क्योंकि उस भविष्य में उसकी ताकत की जरूरत पड़नी थी। चैप्टर 654 मो याओ की विल से पूछताछ। उफ, कितने साल हो गए मैंने आखिरी बार मिरर विलो नहीं देखा। मो याओ की विल ने आ भरी। उसने यूएस एकलौते मिरर विलो के पेट को CHUA अपने अतीत की यादों को याद करते हुए गहरी भावनाओं के साथ बोली। फैंग युआन की विल उसके पास थी। वो चुपचाप देख रहा था और यूज डिस्टर्ब करने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। ये दुनिया साध रही थी और अंधेरी थी। यह फैंग युआन का बेजान इमॉर्टल एपर्चर था। फैंग युआन ने मो याओ की विल को धोखे से अपने इमॉर्टल एपर्चर में लाकर उस दबा दिया था। मो याओ एक रिफाइनमेंट ग्रैंड मास्टर थी। वो कभी एक महाशक्तिशाली गु इमॉर्टल थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इतिहास में उसने अपनी छाप छोड़ी थी। उसकी विल की कीमत जाहिर है बहुत ज्यादा थी। भले हाई फैंग युआन को मो याओ की विल ने नुकसान पहुंचाया था और नॉर्दर्न प्लेन्स में वो मौत के मुंह से वापस आया था, फैंग युआन मो याओ की विल से नफरत नहीं करता था। इसके विपरीत उसके मन में तारीफ थी, यहां तक कि प्रशंसा भी। अगर वो साजिश रच रहा होता
तो शायद वो मो याओ की विल से बेहतर नहीं कर पाता। वो मो याओ की विल से पूछताछ करने के लिए तैयार था, लेकिन पता चला कि वो बेहद सहयोग कर रही थी। फैंग युआन ने रिफाइनमेंट पाथ के बारे में जो भी सवाल पूछे, उसने न सिर्फ उन सबके जवाब दिए, बल्कि उन पॉइंट्स को विस्तार से समझाया भी और फैंग युआन को उसकी बातों से बहुत ज्ञान मिला। लेकिन जब फैंग युआन ने स्पिरिट एफिनिटी हाउस की जानकारी के बारे में पूछा, तो मो याओ की विल ने अचानक एक दरख्वास्त की। मैं इतने सालों से सेंट्रल कॉन्टिनेंट से दूर हूं, इन सालों में मुझे वहां के लोगों और चीजों की याद और भी ज्यादा आने लगी है। कृपया मेरे लिए मिरर विलो का एक पेड़ ढूंढ दो, इससे मेरी अपनी जमीन की यादों में थोड़ी राहत मिलेगी। मिरर विलोज आम पौधे वो आम विलो पेड़ों के साइज के लेकिन उनके पत्ते आईने के टुकड़ों जैसे थे। इन विलोज के पत्ते बैगर मॉथ्स का भोजन थे। पहले रॉकमे के सौदे के दौरान फैंग युआन ने इमॉर्टल क्रेन सेक्ट से मिरर विलोज का एक बैच खरीदा था और उन्हें ही इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में लगाया था। इसलिए उसने उनमें से एक उठाया और उस अपने इमॉर्टल एपर्चर में रख दिया। अन दिनों मेरा मुख्य शरीर और भाई बो किंग पहली बार इसी मिरर विलो के नीचे माइल थे। एक प्रतिभाशाली के मरने के बाद दुनिया आगे बढ़ती रहती है। मो याओ की विल ने आ भरी। तुरंत बाद वो मुड़ी। फैंग युआन की विल को देखते हुए, मेरी दरख्वास्त मानने के लिए शुक्रिया। चूंकि तुम स्पिरिट एफिनिटी हाउस के मामलों के बारे में जानना चाहते हो, मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगी। लेकिन मेरी जानकारी बेहद पुरानी है, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा। फैंग युआन की विल ने सिर हिलाया। मो याओ की विल मिरर विलो के नीचे खड़ी थी, यूज स्पिरिट एफिनिटी हाउस की अंदर की बहुत सारी जानकारी बता रही थी। फैंग युआन उसकी बातें सुन रहा था और अपने 500 साल के अनुभव से उसकी तुलना कर रहा था। स्पिरिट एफिनिटी हाउस के बारे में उसकी समझ बहुत बढ़ गई। तुम्हारा इमॉर्टल एपर्चर पहले ही बेजान हो चुका है। मिरर विलो मौत की एनर्जी से साथ जाएगा और 3 दिन से भी कम समय में एक सूखा पेड़ बन जाएगा। कितने अफसोस की बात है। स्पिरिट एफिनिटी हाउस की डिटेल्स देने के बाद मो याओ ने फिर से आ भरी। लेकिन यह साफ नहीं था कि उसका अफसोस मिरर विलो के लिए था या फैंग युआन के इमॉर्टल एपर्चर के लिए। अगली बार जब तुम यहां आओ, क्या तुम एक कप किंगपू चाय ला सकते हो? यह स्पिरिट एफिनिटी हाउस की स्पेशल चाय है, यह रेयर नहीं है। भले ही मैं इसे चख नहीं सकती, मैं इसे देखना चाहूंगी, मो याओ ने कहा। फैंग युआन की विल ने नाक सिकोड़ी। लगता है तुम्हें अपने कैदी होने का एहसास नहीं है। तुम ये मांग रही हो, वो मांग रही हो, क्या तुम फिर से कोई साजिश रच रही हो? मो याओ की विल ने दिलकश अंदाज में हंसी। ओ फैंग युआन, तुम बहुत ज्यादा सावधान रहते हो। जब से मेरा प्लान तुमने पकड़ लिया और मुझे इस इमॉर्टल एपर्चर में लाकर दबा दिया गया, मैं पहले ही एक बेबस शिकार बन चुकी थी। हर समय तुम्हारी निगरानी में, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। मैं कैसे कोई साजिश रच सकती हूं और उन्हें अंजाम कैसे दे सकती हूं? लेकिन चलो खुलकर बात करते हैं। भले ही मैं पूरी तरह से हार गई हूं और इस हालत को पलटने का कोई रास्ता नहीं है, अगर तुम जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत अधूरा नतीजा मिलेगा। आखिर सोल सर्च करना आसान है, लेकिन विल सर्च करना मुश्किल है। अगर तुम एक विजडम पाथ ग्रैंड मास्टर होते तो ये मुमकिन होता, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम्हारा विजडम पथ में लगभग कोई फाउंडेशन नहीं है। तुम्हारे सारे गू वॉर्म्स मार्केट से ऐसे ही खरीदे हुए हैं। विजडम पाथ दूसरे पाथ से अलग है, ये रहस्यमयी और जटिल है। तुमने अभी तक इसमें एंट्री लेवल भी पार नहीं किया है। मो याओ की विल ने फैंग युआन की आलोचना शुरू कर दी। वो बिल्कुल नहीं झिझक रही थी। आखिर वो जानती थी कि फैंग युआन बहुत बड़े दिल वाला था। वो एक दुर्लभ और असाधारण राक्षस था। वाकई, अगले हाईपैल। फैंग युआन की विल हांसी। तुम सही कह रही हो, विजडम पाथ में मेरी पकड़ कमजोर है, लेकिन तुम्हारे सहयोग के लिए शुक्रिया। अब से तुम मेरे इमॉर्टल एपर्चर में रह सकती हो। मैं अगली बार किंगपू चाय ले आऊंगा। ये कहकर उसकी विल आसमान में उड़ गई। इमॉर्टल एपर्चर ने एक छोटा सा रास्ता खोला और ये विल उड़कर सीधे फैंग युआन के दिमाग में चली गई। एक पाल में फैंग युआन ने वो सारी जानकारी जान ली जो इस विल ने मो याओ से हासिल की थी। वाकई, उसके पास विल्स को ठीक से सर्च करने के तरीके नहीं थे। सोल सर्च करना आसान था, विल सर्च करना मुश्किल, ये आम बात थी। अगर ऐसा ना होता, तो जब विजडम पाथ गू मास्टर्स अपने दुश्मनों से विल्स का इस्तेमाल करके लड़ते, तो यह विल्स पकड़े जाने पर अपने ही राज दुश्मनों को बता देती। ठीक इसलिए क्योंकि विल सर्च करना मुश्किल था, विजडम पाथ गू मास्टर्स उनका इस्तेमाल दुश्मनों से लड़ने के लिए करते थे। जहां तक मो याओ की बात है, वो वाकई एक काबिल शख्सियत है। कोई हैरानी नहीं कि वो इतिहास में अपना नाम छोड़ सकी। फैंग युआन ने उसकी तारीफ की और मन ही मन आ भरी। मो याओ की विल का प्लान भी नाकाब हो गया था, वो पूरी तरह से हार चुकी थी।
वो खुद को नाश्त भी नहीं कर सकती थी। वो फैंग युआन के इमॉर्टल एपर्चर में बैंड थी और पूरी तरह से दबी हुई थी। लेकिन ऐसी निराशाजनक स्थिति में भी उसने हार नहीं मानी। उसने फैंग युआन के साथ सहयोग किया, उसके सवालों के जवाब दिए। ये अपनी कीमत दिखाने के लिए था और अपने लिए और समय हासिल करने के लिए। अगर किसी दिन फैंग युआन किसी खतरे में पड़ जाए और उसका इमॉर्टल एपर्चर टूट जाए, या अगर वो किसी के द्वारा पकड़ा जाए या युद्ध के मैदान में मार दिया जाए, तो मो याओ की विल को आज़ादी पाने का मौका मिल जाएगा। मो याओ की विल ने हार नहीं मानी। उसके दृढ़ और ना झुकने वाले रवैये ने फैंग युआन को मन ही मन उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल, अगर फैंग युआन के पास सही तरीके होते और वो विल्स को सर्च कर सकता, तो वो पहले ही मौके पर वार करता। लेकिन फिलहाल मो याओ की विल उसके साथ सहयोग कर रही थी। ये उसके फायदे के लिए बेहतर था। अगर मुझे वाकई में कोई विजडम पाथ इनहेरिटेंस मिल जाता तो सब कुछ आसान हो जाता। बदकिस्मती से विजडम पाथ रहस्यमयी और गहरा है। विजडम पाथ के गू मास्टर्स और गू इमॉर्टल्स बहुत कम हैं। मेरी यादों में कोई विजडम पाथ इनहेरिटेंस नहीं है। उस समय फैंग युआन ने ट्रेजर येलो हेवन में कुछ बिखरे हुए विजडम पाथ गू वॉर्म्स इकट्ठा किए थे। विजडम पाथ के मामले में उसने हल्की फुल्की प्रगति की थी, लेकिन अब जब वो कंगाल हो चुका था, उसके पास खरीदने की ताकत लगभग नहीं थी। वो इस हल्की प्रगति को भी जारी नहीं रख सकता था। रेड लोटस डेमन वेनरेबल के इनहेरिटेंस की डिटेल्स के बारे में उसने नहीं पूछा, क्योंकि मो याओ की विल जानती थी फैंग युआन के पास अभी उससे निपटने का कोई तरीका नहीं था। वो दोनों हाई समझदार लोग वो जानते थे कि जबरदस्ती पूछना मुमकिन नहीं था। मास्टर, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का जवाब आ गया है। उसी समय लिटिल हु इमॉर्टल उसके पास आए, हाथ में एक रैंक 5 लेटर गू लिए हुए। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने अचानक से रॉकमे की खरीदारी बैंड कर दी थी। कुछ समय पहले ही फैंग युआन ने उन्हें इस बारे में पता करने के लिए एक चिट्ठी भेजी थी। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का जवाब बहुत जल्दी आया। फैंग युआन ने लेटर गू लिया और उसकी चेतना उसमें चली गई। चिट्ठी में लिखी बातें बहुत सख्त लहजे में थी। उन्होंने फैंग युआन से गट्स गू का ट्रेड शुरू करने को कहा, वारना इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ऐलान कर देगा कि फैंग युआन सेक्ट का गद्दार है और गू इमॉर्टल्स को हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर हमला करने के लिए भेजे देगा। 1 साल पहले फैंग युआन ने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल किया था और सबकी नाक के नीचे से हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड छीन लिया था। यह ऐसा था जैसे उसने शेर के मुंह से निवाला छीन लिया हो। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। फैंग युआन और फैंग झेंग की एक जैसी शक्ल का इस्तेमाल करते हुए ऐलान किया कि फैंग युआन असल में इमॉर्टल क्रेन सेक्ट द्वारा गुप्त रूप से तैयार किया गया एक शिष्य था। इस तरह बाकी 9 सेक्ट्स ने इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की जीत मान ली। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का प्लान बाकी 9 प्रतियोगियों को हटाना था, फिर फैंग युआन से अकेले निपटना था, हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड को अपने लिए हासिल करने की कोशिश में। फैंग युआन ये देखकर खुश हुआ। आखिर अकेले इमॉर्टल क्रेन सेक्ट से निपटने की मुश्किल 10 बड़े सेक्ट से एक साथ निपटने से बिल्कुल अलग थी। लेकिन इस तरह फैंग युआन ने चुपचाप इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के झूठ को मान लिया था कि वो इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का शिष्य है। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड टीएनटी पहाड़ पर स्थित है। यहां तक कि 10 बड़े सेक्ट्स भी यूएस पर ऐसे ही हमला नहीं कर सकते, क्योंकि इससे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में आम लोगों का गुस्सा भड़क जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने ऐलान कर दिया कि मेन सेक्ट का गद्दार हूं, तो उनके पास हमला करने का एक परफेक्ट कारण होगा। फैंग युआन का चेहरा गंभीर था। वो स्थिति के बारे में सोच रहा था। वो डरा हुआ नहीं था। ये ऐसी चीज थी जिसकी उसने 1 साल से भी पहले उम्मीद की थी। बस ये उम्मीद नहीं थी कि इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का सबर इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। फैंग युआन हंसा, लिटिल हु इमॉर्टल से कहा, टाई बाई शेंग को यहां लाव। ताई बाई यून शेंग ने यह खबर सुनी और उसका चेहरा उदास हो गया। अब हम क्या करें? इमॉर्टल क्रेन सेक्ट सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान पुराने सेक्ट्स में से एक है। ये एक ऐसी ताकत है जो नॉर्दर्न प्लेन्स के सुपर ट्राइब्स से भी आगे है। अगर उन्होंने सच में हमला कर दिया तो सिर्फ हम दोनों उन्हें नहीं रोक सकते। फैंग युआन हंसा, ओल्ड बाय, ओ ओल्ड बाय, मैंने तुम्हें यहां इस मुश्किल सवाल पर तुम्हारी राय जानने के लिए बुलाया था, लेकिन तुमने आते ही मुझसे एक सवाल पूछ लिया। ताई बाई यून शेंग ने हॉन्फी, उसने थोड़ी शर्मिंदगी और लज्जा दिखाई जब उसने माथे पर बाल डाले। इसके बारे में सोचा। आखिरकार उसे एक आइडिया आया। क्या हमने ही लूलन के साथ गठबंधन नहीं किया? हम उससे मदद मांग सकते हैं। साफ था, ही लूलैन की जबरदस्त लड़ाई की ताकत ताई बाई यून शेंग के दिल में बस गई थी। भले ही लूलन के पास ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक है, अगर वो सफलतापूर्वक गू इमॉर्टल बैन भी जाती है तो सिर्फ हम तीनों मिलकर इमॉर्टल क्रेन सेक्ट को नहीं रोक सकते। फैंग युआन ने आ भरी और सिर हिलाया।
तो फिर हम क्या करें? हम क्या करें? ताई बाई यून शेंग इधर उधर टहलने लगा, गहरी सोच में डूबा हुआ। फैंग युआन यूज देख रहा था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन एक शब्द नहीं कहा। अचानक ताई बाई यून शेंग अपने कदमों में रुक गया। उसने अपने सिर पर हाथ मारा। समझ गया। मास्टर ने तुम्हें ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन करने के लिए नहीं कहा था? हम पूरी तरह से ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन कर सकते हैं और ज़ॉम्बी अलायंस की ताकत का इस्तेमाल करके इमॉर्टल क्रेन सेक्ट को धमका सकते हैं। लेकिन फैंग युआन ने सिर हिलाया, कहा, ज़ॉम्बी अलायंस का स्ट्रक्चर ढीला ढाला है जिसमें ज्यादा बंधन नहीं है, और सेंट्रल कॉन्टिनेंट की ज़ॉम्बी अलायंस ब्रांच इमॉर्टल क्रेन सेक्ट से बहुत कमजोर है, इससे बिल्कुल भी खतरा नहीं है। इसके अलावा अगर मेन ज़ॉम्बी अलायंस का फायदा उठाने की कोशिश करूं तो मुझे कुछ फायदे छोड़ने पड़ेंगे। मुझे डर है कि इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के बजाय ज़ॉम्बी अलायंस हाई इससे सबसे पहले फायदा उठाएगा। वो भी नहीं चलेगा, तो फिर हम क्या करने वाले हैं? ताई बाई यून शेंग ने अपना सिर उठाया और फैंग युआन को एक कड़वी, चिंतित नजर से देखा। लेकिन जब उसने फैंग युआन के होठों के कोने पर मुस्कान देखी तो वो हैरान रह गया। फिर होश में आकर फैंग युआन की तरफ इशारा करते हुए हेस्ट हुए डांटा, तुम भी क्या छोटे भाई हो? अपने इस बड़े भाई से झूठ बोल रहे हो, मेरी परेशानी देख रहे हो। तुम इतने कॉन्फिडेंट लग रहे हो, साफ है कि तुम्हारे पास पहले से ही एक प्लान है। हा हा हा, ओल्ड बाय, तुम्हारी नजर कमाल की है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सका। फैंग युआन जोर से हंसा, ये मानते हुए, तुम्हारे पास क्या तरीका है, मुझे बताओगे नहीं? फैंग युआन ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें इस मामले की पूरी कहानी पहले ही बता दी है। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने कहा कि मैं उनका शिष्य हूं क्योंकि वो बाकी 9 बड़े सेक्ट्स के दखल से डरते थे। ये उनकी कमजोरी है और मैं इसी का इस्तेमाल करके एक रास्ता निकलूंगा। तुम क्या करने वाले हो? फैंग युआन ने उससे नहीं छिपाया, मेरे पास पहले से हाई स्पिरिट एफिनिटी हाउस को एक चिट्ठी भेजने का प्लान है, अपना पहला कॉन्टैक्ट बनाने के लिए। इससे पहले फैंग युआन ने मो याओ से स्पिरिट एफिनिटी हाउस की जानकारी इसी मकसद के लिए पूछी थी। ताई बाई यून शेंग फिर से चिंतित हो गया, अब रिश्ता बनाना और सिर्फ एक चिट्ठी भेजना, क्या ये बहुत देर नहीं हो गई? 10 बड़े सेक्ट्स एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, लेकिन वो सहयोग भी करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि स्पिरिट एफिनिटी हाउस तुम्हारी चिट्ठी को रिजेक्ट कर दे और यूज इमॉर्टल क्रेन सेक्ट को देकर अच्छे रिश्ते का सबूत दे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये चिट्ठी बहुत खास है। फैंग युआन बेहद कॉन्फिडेंट था। चैप्टर 655 एक गू रेसिपी तैयार करना। उसके दिमाग में कई सारे आइडियाज चमक उठे। अनगिनत सामग्री और गू वॉर्म्स कई अलग अलग विचारों में बदल गए। उसके दिमाग में विचार भी तेजी से खत्म हो रहे थे। इतना तेज खर्च फैंग युआन की अपनी सोचने की रफ्तार से कहीं ज्यादा था। एक रैंक 9 गू की ताकत वाकई डरावनी है। असल में मैंने अभी तक विजडम गू को रिफाइन भी नहीं किया है, मैं तो सिर्फ उसकी ज्ञान की रोशनी का थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहा हूं। फैंग युआन ने ज्ञान की रोशनी के घेरे से बाहर निकलते हुए हैरानी से आह भरी। वो ग्रुअल मड इमॉर्टल गू की रिफाइनमेंट रेसिपी को डिड्यूस और बेहतर बना रहा था। पहले की तरह जब वो वर्तमान स्थिति या अपने शरीर में बदलाव पर सोचता था, उसके विपरीत एक इमॉर्टल गू रेसिपी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों पर ध्यान देना पड़ता था। गू रिफाइनमेंट मटेरियल्स के एक सेट में दसों से लेकर सैकड़ों अलग अलग सामग्री होती थी। अलग अलग गू वॉर्म्स के ग्रुपिंग और कोऑर्डिनेशन की तो बात ही छोड़ दो। ठीक इसी वजह से फैंग युआन के दिमाग में विल्स हैरान कर देने वाली रफ्तार से खत्म हो रही थी। कुछ दिनों तक विल्स जमा करने के बाद वो सब 1 दर्जन सांसों में ही खत्म हो गईं। इसका नतीजा ये हुआ कि ग्रुअल मड गू की रेसिपी की डिडक्शन में 0.1% से भी कम की प्रगति हुई। लेकिन इतनी प्रगति हासिल करने के लिए अगर मैं ये अकेले ज्ञान की रोशनी की मदद के बिना करता तो मुझे कम से कम आधा साल लग जाता। फैंग युआन ने अंदाजा लगाया। आधे साल के समय के बदले 1 दर्जन सांस का समय, यह विजडम गू की महान शक्ति को दिखाता था। लेकिन फैंग युआन संतुष्ट नहीं था। गू रेसिपीज डिड्यूस करने के लिए बहुत सारे क्षेत्रों पर विचार करना पड़ता था। उसकी बहुत सारी विल्स खर्च हो रही थी और वो भी बहुत तेजी से। जो विल्स उसने कुछ दिनों में जमा की थी वो इतने कम समय में जल्दी से खत्म हो गईं। नतीजा ये हुआ कि वो गू रेसिपी का 0.1% से ज्यादा डिड्यूस नहीं कर सका। फैंग युआन का मूल प्लान विजडम गू का इस्तेमाल करके इमॉर्टल गू रेसिपीज डिड्यूस करना था और फिर उन्हें ट्रेजर येलो हेवन में मुनाफा के लिए बेचना था। लेकिन अब उसे एक समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इमॉर्टल गू रेसिपी डिड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा विल की जरूरत होती है, लेकिन मोर्टल गू हर बार बहुत कम विल पैदा करते हैं। भले हाई मेन इन डीनो इन मॉर्टल गू का पूरी क्षमता से इस्तेमाल करके विल्स बना रहा हूं, मैंने उन्हें लगभग उनकी सीमा तक धकेल दिया है,
अगर मैं इससे आगे बढ़ा तो मॉर्टल गू खराब हो जाएंगे, जब तक कि मैं रैंक 6 डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन गू का इस्तेमाल ना करूं। फैंग युआन ने कुछ देर सोचा और फिर इसे आजमाने का फैसला किया। उसने हरे अंगूर जैसे इमॉर्टल एसेंस का एक दाना इस्तेमाल किया और डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन गू को एक्टिवेट किया। स्वूश! इमॉर्टल गू उसके सिर के ऊपर तैरने लगा, एक शानदार और चकाचौंध रोशनी के साथ फट पड़ा। रोशनी नीचे बरसी, जैसे स्वर्ग की एक नदी हो, फैंग युआन के दिमाग में समा गई। यह जॉयफुल विल इतने बड़े पैमाने पर पैदा हुई थी। रैंक 5 मॉर्टल विजडम पाथ गू के मुकाबले उनके द्वारा पैदा की गई विल पानी के एक छोटे से गड्ढे जैसी थी, जबकि यह जॉयफुल विल एक बड़ी नदी की तरह पैदा हुई थी, जैसा कि एक इमॉर्टल गू से उम्मीद थी। फैंग युआन खुश हो गया। जॉयफुल विल यूएस में डालती और समाती रही। काफी देर बाद ये रुकी। फैंग युआन के विशाल दिमाग में उसका 1/3 हिस्सा जॉयफुल विल से भर गया था। स्पेशल विल सुनहरे रंग की थी, रेत जैसी दिखती थी। जॉयफुल विल चमकीले पीले रंग की थी। इसका मतलब, अगर मेन डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन गू को 3 बार एक्टिवेट करूं तो मेरा दिमाग पूरी तरह से भर जाएगा। कोई हैरानी नहीं कि ट्रेजर येलो हेवन के मार्केट में वो विजडम पाथ गू मिलते हैं जो दिमाग को और विशाल बना सकते हैं। फैंग युआन ने अपने प्रयोग से कुछ ज्ञान प्राप्त किया। स्ट्रेंथ पाथ गू वॉर्म्स गू मास्टर के शरीर को बदलते थे। इसके विपरीत विजडम पाथ गू वॉर्म्स व्यक्ति के दिमाग को बदलते थे। फैंग युआन एक बार फिर ज्ञान की रोशनी के घेरे में घुस गया, गहरी सोच में डूब गया। यूफोरिया! ये एहसास बहुत ही जबरदस्त था। जैसे कोई बंधन उस रोक ना रहा हो, सब कुछ साफ था। किसी भी मुश्किल समस्या के लिए एक पाल में ही हल मिल सकता था। सिर्फ एक फर्क था, समस्या जितनी कठिन, यूटीएनआई ज्यादा विल खर्च होगी। बड़ी मात्रा में रिफाइनमेंट मटेरियल्स एक एक करके चुने जा रहे थे, अनगिनत गू वॉर्म्स ग्रुप्स में जोड़े जा रहे थे और बिजली की रफ्तार से टेस्ट किए जा रहे थे, फिर से अलग कर दिए जा रहे थे। फैंग युआन ने अपने कमाल का हुनर दिखाया। उस लगा कि इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो उस परेशान कर सके। ये एहसास शानदार था। जब तक कि सारी जॉयफुल विल खत्म नहीं हो गई, तब तक फैंग युआन ने आना मन से ज्ञान की रोशनी छोड़ी। उस लगा कि तब से सिर्फ 1 दर्जन सांस का समय ही बीता था, लेकिन असल में 7 मिनट बीत चुके थे। पफ! फैंग युआन ने एक गहरी सांस छोड़ी, उसने अपना सिर हिलाया। ज्ञान की रोशनी से निकलने के बाद वो तुरंत अपने पुराने रूप में वापस आ गया। वो अभी भी धीमी सोचने की क्षमता वाला वही ज़ॉम्बी था। ये बड़ा फर्क स्वर्ग से नरक में गिरने जैसा था। फैंग युआन ने गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को संभाला और अपनी मेहनत के फल का निरीक्षण किया। ग्रुअल मड इमॉर्टल गू की रेसिपी की डिडक्शन की प्रगति 1% आगे बढ़ी। पहले के मुकाबले ये एक बहुत बड़ी प्रगति थी। फैंग युआन ने सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने जल्द ही अपना सिर फिर से हिलाया। वो चुपचाप जमीन के नीचे की गुफा से निकला और डांग पहाड़ के महल की तरफ चला गया। छोटे भाई, क्या हालत है? ताई बाई यून शेंग कुछ समय से महल में इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत फैंग युआन से चिंता के साथ पूछा। वो धूल और रेत से ढाका हुआ था। वो अभी अभी हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के पश्चिमी क्षेत्र का निरीक्षण करके लौटा था। बैठो। फैंग युआन ने उसकी तरफ इशारा किया, कुछ बड़े कदम मुख्य कुर्सी की तरफ बढ़ाए और बैठ गया। ताई बाई यून शेंग ने फैंग युआन को एक जिग्सू नजर से देखा, अपने सबसे नजदीकी कुर्सी चुनने के बाद। वो जानता था कि फैंग युआन विजडम गू का इस्तेमाल करके एक इमॉर्टल गू रेसिपी डिड्यूस कर रहा था। कुछ समय पहले वो फैंग युआन के पीछे जमीन के नीचे की गुफा में गया था और दूर से विजडम गू को देखा था। उस कुछ समय पहले फैंग युआन से आखिरकार एक लाइफ स्पैन गू मिला था। उसकी उम्र सीमित थी और उसने इस मशहूर गू वर्म के पास जाने की हिम्मत नहीं की। फैंग युआन पत्थर के ब्लॉक पर ऐसे टिक गया जैसे वो एक कुर्सी हो। उसके पैर फैले हुए थे और उसके हाथों की एक जोड़ी उसके पैर पर राखी थी। एक जोड़ी उसके पेट पर क्रॉस की हुई थी, जबकि दूसरी जोड़ी कुर्सी के हैंडल पर थी। आखिरी जोड़ी उसके सीने पर क्रॉस की हुई थी। वो एक शानदार मुद्रा में बैठा था, जैसे एक स्थिर पहाड़। वो शांत और चुप था, जैसे एक विशाल मूर्ति। उसने आह भरते हुए कहा, मॉर्टल गू इस्तेमाल करने में फायदेमंद नहीं थे। मैंने विजडम पाथ इमॉर्टल गू डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन इस्तेमाल करने की कोशिश की। उससे पैदा हुई जॉयफुल विल की नदी ने ज्ञान की रोशनी के नीचे मेरी गू रेसिपी डिडक्शन को 1% आगे बढ़ाया। ताई बाई यून शेंग ने यह सुना और उत्साह से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर साफ खुशी दिख रही थी। 1%? जैसा कि रैंक 9 विजडम गू से उम्मीद थी। इसका मतलब, अगर हम इसे 100 बार इस्तेमाल करें तो हम एक इमॉर्टल गू रेसिपी डिड्यूस कर पाएंगे। इन इमॉर्टल गू रेसिपीज के साथ हम उन्हें ट्रेजर येलो हेवन में बेच सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा खजाना है जो हमें अनंत मुनाफा दे सकता है।
तब तक हमारे पास इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स का एक ना रुकने वाला सिलसिला होगा। सोचना भी मुश्किल है कि एक ज़ॉम्बी बनने के बाद छोटे भाई को वाकई ऐसे फायदे मिल सकते हैं। इन दिनों ताई बाई यून शेंग कल्टिवेशन रिसोर्सेज के लिए चिंतित था। यूज पता चला कि एक गू इमॉर्टल बनने के बाद यूज बहुत ज्यादा कल्टिवेशन रिसोर्सेज की जरूरत थी। जब गू मास्टर कल्टिवेट करते हैं तो वो अपने एपर्चर्स को पालते हैं, जब गू इमॉर्टल कल्टिवेट करते हैं तो वो अपने इमॉर्टल एपर्चर को पालते हैं। एक इमॉर्टल एपर्चर को पालने के कई अलग अलग तरीके हैं, लेकिन आखिरी लक्ष्य एक ही था, वो है इमॉर्टल एपर्चर की छोटी सी दुनिया को और भी जीवंत और विविध बनाना। इमॉर्टल एपर्चर में और अधिक प्रकार के पौधे लगाना और अधिक जानवरों को लाना, जीवन चक्र को सुधारना और एक सही भोजन श्रृंखला स्थापित करना, गू वर्म ग्रुप्स के और अधिक प्रकार को पालना और खिलाना। इमॉर्टल एपर्चर जितना समृद्ध होगा उसमें उतनी ही अधिक जीवन शक्ति होगी और इमॉर्टल एसेंस यूटीएनआई हाई तेजी से इमॉर्टल एपर्चर में पैदा होगा। यह गू इमॉर्टल्स का कल्टिवेशन पाथ था, ये उनके सुधार का तरीका था। इसलिए ट्रेजर येलो हेवन में न सिर्फ गू वॉर्म्स और गू रेसिपीज बेचे जाते थे, बल्कि जानवरों के झुंड, वनस्पति, रहस्यमय पत्थर, कीमती पानी और ऐसी ही चीजों की बिक्री भी होती थी। ताई बाई यून शेंग के उत्साहित चेहरे को देखते हुए फैंग युआन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। लगता है कि मेरा तुम्हें हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड का निरीक्षण करने और गू इमॉर्टल्स के कल्टिवेशन पाथ से परिचित होने के लिए कहने का तरीका बहुत प्रभावी है। तुमने आखिरकार कल्टिवेशन रिसोर्सेज का महत्व समझ लिया है। लेकिन दुर्भाग्य से भले हाई इमॉर्टल गू रेसिपीज बेचना एक बहुत लाभदायक व्यापार है, हम फिलहाल उसमें शामिल नहीं हो सकते। आह, ऐसा क्यों है? ताई बाई यून शेंग उलझन में था। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। फैंग युआन ने आह भरी। कुछ भी ना होने से कुछ हासिल करने के लिए, एक रैंक 6 इमॉर्टल गू रेसिपी डिड्यूस करने के लिए हमें कम से कम 100 से ज्यादा हरे अंगूर जैसे इमॉर्टल एसेंस खर्च करने होंगे। छोटे भाई, क्या तुमने इस इमॉर्टल गू रेसिपी का 1% डिड्यूस नहीं किया? वो इसलिए क्योंकि मैं जो डिड्यूस कर रहा था वो ग्रूअल मड इमॉर्टल गू का अधूरा रेसिपी था। मैंने तुम्हें पहले बताया था, पहले मेन ग्रूअल मड के व्यापार में शामिल था, इसलिए मुझे बहुत सारे ग्रूअल मड इमॉर्टल गू के अधूरे रेसिपीज मायल। लेकिन जब मैंने इन अधूरे रेसिपीज को मिलाया तो मुझे सिर्फ ये 7% अधूरा रेसिपी मिला। फैंग युआन ने जवाब दिया। ताई बाई यून शेंग बेवकूफ नहीं था, वो तुरंत फैंग युआन की बातें समझ गया। ज्ञान की रोशनी के साथ कोई भी समस्या फैंग युआन को परेशान नहीं कर सकती थी। आम हालत में अगर यूज गू रेसिपीज डिड्यूस करते समय कोई कठिनाई आती तो उन्हें हल करना मुश्किल होता। अगर वो किस्मत वाला होता और उस अचानक कोई आइडिया आ जाता तो वो एक हल सोच पाता। लेकिन अगर वो बदकिस्मत होता और इस समस्या को हल नहीं कर पाता तो वो सालों या दशकों तक वहीं अटका रहता, बिना किसी प्रगति के। लेकिन विजडम गू के साथ फैंग युआन को गू रेसिपीज डिड्यूस करते समय कोई कठिनाई नहीं आई। भले हाई फैंग युआन को ऐसी समस्या का सामना करना पड़े जिसे वो अपने फाउंडेशन की कमी के कारण हल न कर सके, उस बस और सोचना पड़ता था। ज्ञान की रोशनी का इस्तेमाल करके सोचने से यूज बस इस समस्या को हल करने के लिए और अधिक विल्स खर्च करने की जरूरत थी। इस तरह इमॉर्टल गू रेसिपीज बाद के हिस्सों में डिड्यूस करना आसान था। एक 7% अधूरा रेसिपी का मतलब है कि उसके पास पहले से ही एक आम दिशा थी। इससे फैंग युआन को बड़ी संख्या में गू रिफाइनमेंट एलिमेंट्स को खारिज करने में मदद मिली। इस आधार पर उसने डिडक्शन में 1% की प्रगति की। इसका मतलब अगर वो 0 से शुरू करता, स्क्रैच से, और रेसिपी को कुछ भी ना होने से डिड्यूस करता तो ये बेहद मुश्किल होता, वो 1% तक भी नहीं पहुंच पाता। फैंग युआन ने जारी रखा, मेरे पास सिर्फ 18 हरे अंगूर जैसे इमॉर्टल एसेंस के दाने हैं, जबकि तुम्हारे पास 26 हैं। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में सिर्फ 64 बाई हु के इमॉर्टल एसेंस के दाने हैं। लेकिन तुम और हु इमॉर्टल लैंड स्पिरिट ज्ञान की रोशनी के घेरे में नहीं आ सकते। भले ही मैं तुम्हें डिलाइट इन वाटर इन माउंटेन इमॉर्टल गू उधार दे दूं, तुम्हारे द्वारा बनाई गई जॉयफुल विल मेरे काम नहीं आ सकती। इस पॉइंट पर ग्रूअल मड का अधूरा रेसिपी सबसे उम्मीद वाला है, लेकिन उसके लिए भी हमारे लगभग 40 इमॉर्टल एसेंस के दाने लगेंगे। ये मत भूलो कि हम अभी सुरक्षित नहीं हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स और इमॉर्टल क्रेन सेक्ट हमसे परेशानी ढूंढने आ रहे हैं। खासकर अगर विजडम गू का पर्दाफाश हो गया तो मुझे डर है कि 5 रीजन्स का हर गू इमॉर्टल हम पर मारने के इरादे से टूट पड़ेगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है और हमें दुश्मनों और हादसों से बचने के लिए कुछ हरे अंगूर जैसे इमॉर्टल एसेंस को बचाकर भी रखना होगा। ताई बाई यून शेंग ने सिर हिलाया। उसने गहरी सांस ली और जमीन की तरफ देखा। उसने इस सच को निराशा में स्वीकार किया। लेकिन अगले हाईपैल,
उसने अपना सिर उठाया, उसकी यूं रोशनी से चमक रही थी। मेरे पास एक आइडिया है। छोटे भाई, मुझे याद है तुमने मुझे लंग या लैंड स्पिरिट के मामले के बारे में बताया था। मास्टर ने तुम्हें 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के राज बताए थे, इसलिए जब तुमने लंग या लैंड स्पिरिट से मदद मांगी तो तुमने कहा कि तुमने ये खुद डिड्यूस किया है। इससे लंग या लैंड स्पिरिट ने मान लिया कि तुम एक विजडम पाथ गु मास्टर हो और वो तुम्हारे साथ मिलकर गु रेसिपीज को बेहतर बनाना चाहता था। ओह, फैंग युआन ने जैसे चौंकने का नाटक किया, उसके चेहरे पर एक मुनासिब उत्साहित अभिनय था। ऐसी भी कोई बात है? ज़ॉम्बी बनने के बाद मेरा दिमाग इतना बेकार हो गया है, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। ओल्ड बाय, तुम बिल्कुल सही हो। मेरे पास अभी जो सबसे अच्छा अधूरा रेसिपी है वो 7% ग्रूअल मड इमॉर्टल गू रेसिपी है। लैंग या लैंड स्पिरिट के पास जरूर बहुत सारे अधूरे रेसिपीज होंगे। उसके पास शायद बहुत ज्यादा पूर्णता दर वाले अधूरे रेसिपीज होंगे। छोटे भाई, तुम लंग या लैंड स्पिरिट से परिचित हो और तुम लंग या ब्लेस्ड लैंड में प्रवेश करने का तरीका भी जानते हो। हम पूरी तरह से लंग या लैंड स्पिरिट के साथ सहयोग कर सकते हैं। ताई बाई यून शेंग ने इस कमाल के प्लान के बारे में सोचा और जोर से और दिल से हंसा। चैप्टर 656 वे इंसाफ के नाम पर अपने भाई को सजा दूंगा। ओल्ड बाय, तुम्हारी याद दिलाना बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे पास लंग या लैंड स्पिरिट से सीधे कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। मैंने पहले 2 मौकों का इस्तेमाल करके यूएस बूढ़े आदमी लंग या लैंड स्पिरिट से डू इमॉर्टल गू हासिल किए थे और वो मुझे लगभग बाहर निकालने हाई वाला था। ही, मुझे नहीं लगता कि मैं उससे कांटेक्ट कर पाऊंगा। फैंग युआन कड़वी मुस्कान के साथ बोला। ऐसा है क्या? ताई बाई यून शेंग के चेहरे पर जमी खुशी जम गई। डू ब्लेस्ड लैंड्स के बीच लिंक होल अर्थ गू के जरिए किया जा सकता था, जो सीधे दोनों के इलाकों को जोड़ देता। पहले जब फैंग युआन इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के साथ ट्रेड करता था तब उसने यही तरीका इस्तेमाल किया था, लेकिन फैंग युआन और लंग या लैंड स्पिरिट का रिश्ता इतना गहरा नहीं था। सबसे जरूरी बात, हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड सेंट्रल कॉन्टिनेंट में था, जबकि लंग या ब्लेस्ड लैंड नॉर्दर्न प्लेन्स में था, इसलिए होल अर्थ गू का इस्तेमाल भी आसान नहीं था। वहां से सीधे जुड़ने के लिए यू स्टारगेट गू का इस्तेमाल करना पड़ता। स्टारगेट गू जोड़े में आते थे, लेकिन फैंग युआन के पास अब सिर्फ एक स्टारगेट गू बचा था। दूसरा वाला विंड वेल ऑफ एसिमिलेशन में नाश्त हो गया था। लगता है हमें नॉर्दर्न प्लेन्स वापस जाकर लंग या लैंड स्पिरिट से खुद मिलना होगा और फिर सहयोग के लिए पूछना होगा। ताई बाई यू शेंग ने आभारी। नहीं, एक और तरीका है जो किस्मत पर निर्भर करता है। फैंग युआन ने गुनगुनाया। वो बूढ़ा लैंड स्पिरिट गू रिफाइन करना पसंद करता है, लेकिन वो गू रिफाइनमेंट मटेरियल्स ढूंढने के लिए बाहर नहीं जा सकता। लैंग या ब्लेस्ड लैंड का टेरेन बहुत सादा है, वहां बहुत कम प्रकार के मटेरियल्स पैदा हो सकते हैं, इसलिए उस अक्सर ट्रेजर येलो हेवन जाना पड़ता होगा। हम सब्र से उसका इंतजार कर सकते हैं, ट्रेजर येलो हेवन पर नजर रखते हुए जब तक उसकी डिवाइन सेंस ना दिखे। सही है, ये तरीका भी है। ताई बाई यून शेंग की एक ही चमक उठी। तो अब से मैं तुम पर निर्भर रहूंगा, ओल्ड बाय। फैंग युआन ने ऐसे कहा जैसे ये एक साफ बात हो। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझ पर छोड़ दो। मैं अभी वापस जाकर कनेक्टिंग हेवन गू खोलूंगा और ट्रेजर येलो हेवन से जुड़ूंगा। ताई बाई यून शेंग ने अपनी छाती थपथपाई। वो और इंतजार नहीं कर सकता था। लैंड स्पिरिट यूज उसके रहने वाले इलाके में वापस ले गया। उसने ब्लेस्ड लैंड के पश्चिमी इलाके में एक टेम्पररी घर बनाने का फैसला किया। वो उसका टेम्पररी घर था। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड का टेरेन नॉर्दर्न प्लेन्स जैसा था। ताई बाई यून शेंग को यहां रहने में कोई दिक्कत नहीं हुई, उस घर जैसी शांति महसूस हो रही थी। लगभग अपनी आधी जिंदगी नॉर्दर्न प्लेन्स में भटकने के बाद यूज आखिरकार एक ऑर्गेनाइजेशन मिल गई थी और वो बस गया था, इसलिए वो इस घर की खास कदर करता था। ताई बाई यून शेंग को भेजे कर फैंग युआन गहरी सोच में डूब गया। उसने लंग या लैंड स्पिरिट के साथ सहयोग करने के बारे में बहुत पहले ही सोच लिया था। सच तो यह है, कुछ दिन पहले उसने लिटिल हु इमोर्टल को ट्रेजर येलो हेवन पर नजर रखने को कहा था, ओल्ड इमोर्टल लैंग या की डिवाइन सेंस का इंतजार करने के लिए। लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई थी। वो अब जो सोच रहा था वो लंग या लैंड स्पिरिट के बारे में नहीं था, बल्कि ताई बाई यून शेंग के बारे में था। नॉर्दर्न प्लेन्स में उसका सफर बहुत उथल पुथल भरा था। अब इन दिनों जब वो हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में था, उसने ताई बाई यून शेंग पर गहरी नजर रखी और इस इंसान के बारे में बहुत कुछ समझा। ताई बाई यून शेंग वाकई एक अच्छा इंसान है। उसमें काबिलियत है पर कोई एम्बिशन नहीं। उसकी बुद्धि एक आम इंसान जैसी ही है। उसके पास जो है वो उसके पूरे जीवन के अनुभवों से जमा किया हुआ ज्ञान है। उस बड़ी तस्वीर की समझ नहीं है,
कोई हैरानी नहीं कि भले ही वो एक पुराना यंग ट्राइब लीडर था और इतने सालों तक भटकने के बाद काफी रेपुटेशन और ताकत के साथ वो अपनी खुद की फोर्स नहीं बना पाया। फैंग युआन ने अपने मन में मूल्यांकन किया, ऐसा इंसान सबसे अच्छा एक फॉलोअर है जो उसके साथ चिपका रहे, उसकी लीडरशिप क्षमता की कमी के कारण अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उसके स्वभाव और विश्वास के कारण अगर वो दूर रहा तो वो न सिर्फ सहयोग नहीं कर पाएगा बल्कि प्लान्स को बिगाड़ भी सकता है। इन दिनों फैंग युआन ताई बाई यून शेंग के साथ लगातार कांटेक्ट में था, उनका रिश्ता बेहतर हो रहा था। उनकी कई देर रात की बातों के दौरान फैंग युआन ने अपने पुनर्जन्म के बाद के अनुभवों के बारे में बताया, बस उसमें नामौजूद पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क को जोड़ दिया। जबकि ताई बाई यून शेंग ने लगभग अपनी पूरी जिंदगी के अनुभवों के बारे में बता दिया। कई बार भले हाई फैंग युआन के दिल में कोई प्लान पहले से होता, वो फिर भी ताई बाई यून शेंग को बुलाकर डिस्कस करता। ये समय की बर्बादी लग सकता था, लेकिन ये फैंग युआन का सोचा समझा प्लान था। पहला, ये ताई बाई यून शेंग की काबिलियत और असलियत को परखने के लिए था, ये देखने के लिए कि उसकी भावनाएं सच में दिल से आती हैं या नहीं। दूसरा, उस वर्तमान स्थिति के बारे में बिना कुछ छिपाए बताने से उसकी अपनेपन की भावना और उसकी जिम्मेदारी की भावना बढ़ रही थी। तीसरा, ये ताई बाई यून शेंग पर एक तरह का अदृश्य दबाव था। उनकी सभी चर्चाओं का नतीजा आमतौर पर फैंग युआन के तरीके का इस्तेमाल होता था और ताई बाई यून शेंग का तरीका खारिज कर दिया जाता था। जब ये बार बार होने लगा तो अनजाने में ताई बाई यून शेंग फैंग युआन पर और ज्यादा निर्भर होने लगेगा, उसके प्लान्स पर ज्यादा ध्यान देगा और अपने खुद के आइडियाज को नकारेगा। जरूरी पलों में फैंग युआन बिना किसी विरोध के फैसले ले सकेगा। वो अपने अपने आइडियाज पर झगड़ा नहीं करेंगे और ऐसी स्थिति नहीं बनेगी जिससे मामला बिगड़ जाए। फैंग युआन ही लूलन नहीं था, ही लूलन के पास रैंक 6 स्लेवरी गू था और वो एक गू इमॉर्टल को गुलाम बना सकती थी। फैंग युआन के पास वो नहीं था, लेकिन ताई बाई यून शेंग ना तो बाइनिंग बिंग था और ना ही लूलन। सबसे जरूरी, फैंग युआन के पास अपने तरीके और उस विश्वास था, बिना स्लेवरी इमॉर्टल गू के भी वो ताई बाई यून शेंग को काबू कर सकता है, उसकी सबसे बड़ी क्षमता को निचोड़कर उस अपना औजार बना सकता है। ये एक डिमोनिक पद के बादशाह का कॉन्फिडेंस था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट, फेई ही पहाड़। आसमान में बादल घने थे, हजारों सारस उड़ रहे थे। हवा हरे भरे पहाड़ पर चल रही थी। फैंग झेंग एक चट्टान पर बैठा था, अपनी नजर हजारों आयन बीक फ्लाइंग क्रेन्स पर टिकाए हुए, जो उसकी मर्जी के अनुसार अलग अलग फॉर्मेशंस बना रहे थे। कभी वो हमला करते, कभी दो हिस्सों में बांटकर पिंसर अटैक करते और कभी एक गोल सुरक्षा घेरा बनाते। हवा उसके लंबे बालों को उड़ा रही थी, उसकी चमकदार एड़ी दृढ़ निश्चय से चमक रही थी। मुश्किल समय इंसान को बड़ा बनाता है। फैंग झेंग के लिए 1 साल पहले हुई इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड की प्रतियोगिता एक बड़ा झटका था। कुछ सांत्वना के बाद वो अपनी निराशा से बाहर निकला और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने लगभग अपनी जान जोखिम में डालकर रोज कल्टिवेट किया। तभी फैंग झेंग के अपचर से एक आवाज आई, बहुत अच्छा, आयन बीक फ्लाइंग क्रेन्स पर तुम्हारा कमांडर स्टेज पर पहुंच गया है जहां तुम उन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। वो तुम्हारे एक विचार से हिलते हैं। ए फ्लैट, तुम सेक्ट में वापस जाकर फ्लाइंग क्रेन मैनिपुलेशन टेस्ट दे सकते हो और बी ग्रेड एवैल्यूएशन पाने की कोशिश कर सकते हो। तुम्हारे सफल होने की 7% संभावना है। अगर तुम सफल हो गए तो तुम्हें टेस्ट का इनाम मिलेगा, एक रैंक 5 होल जेड फ्लूट गू। जब तुम्हारे पास ये गू होगा तो क्रेन ग्रुप पर तुम्हारा कंट्रोल क्वाजी इंस्लेवमेंट मास्टर लेवल तक पहुंच जाएगा। ये आवाज फैंग झेंग के अपचर में एक स्पिरिट इंक्यूबेटिंग फ्ली से आ रही थी। फैंग झेंग के मास्टर लॉर्ड स्काई क्रेन की आत्मा इस गू वर्म में रहती थी। रैंक 5 होल जेड फ्लूट गू। उसकी ईर्ष्या चमक उठी, उत्साह उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। हाँ मास्टर, मैं अभी जाता हूं। फैंग झेंग उठ खड़ा हुआ, उसने सोचा और एक बड़ा आयन बीक फ्लाइंग क्रेन किंग उसके सामने आ गया। उसने छलांग लगाई और आसानी से क्रेन किंग की पीठ पर चढ़ गया। क्रेन किंग ने गर्व भरी आवाज में चिल्लाया। फैंग झेंग क्रेन किंग की पीठ पर बैठा, क्रेन ग्रुप उसके चारों तरफ उड़ रहा था। यह एक सफेद नजारा था जब वो हवा और बादलों के बीच इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की तरफ उड़ा। जल्द ही वो व्हाइट जेड स्क्वायर पर पहुंचा। आयन बीक फ्लाइंग क्रेन स्क्वायर में उतरा। फैंग झेंग अभी उतरा ही था कि इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का एक शिष्य तेजी से दौड़कर आया, यूं सलाम करते हुए, सीनियर ब्रदर फैंग झेंग। फैंग झेंग ने सिर हिलाया। जूनियर ब्रदर, मैं यहां फ्लाइंग क्रेन मैनिपुलेशन टेस्ट देने आया हूं। सीनियर ब्रदर फैंग झेंग, कृपया मेरे पीछे आइए। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के शिष्य ने रास्ता दिखाया। जल्दी देखो दोस्तों,
वो सीनियर ब्रदर फैंग झेंग है। वो हमारे बैच का नंबर 1 एलीट शिष्य है। सुना तुमने, सीनियर ब्रदर फैंग झेंग असल में फ्लाइंग क्रेन मैनिपुलेशन टेस्ट देने जा रहे हैं। सीनियर ब्रदर फैंग झेंग एक एंस्लेवमेंट पाथ के जीनियस हैं। सोचना भी मुश्किल है कि वो पहले हाई क्वाजी एंस्लेवमेंट पाथ मास्टर के स्टेज तक पहुंच गए हैं। वो वाकई कमाल हैं। रास्ते में सबकी फुसफुसाहट फैंग झेंग के कानों में पड़ रही थी। फैंग झेंग ने उन्हें सुना और हल्का सा मुस्कुराया। वो अब पूरी तरह से बड़ा हो गया था। उसका शरीर लंबा था और उसके लंबे काले बाल जो एक चादर की तरह लग रहे थे, उसकी उंगली शीशे जैसी साफ थी। भले ही वो साधारण दिखता था, उसमें एक खास अंदाज था और वो जीवन से भरपूर था। हरे और सफेद लिबास में वो एक सजजन पुरुष लगता था। उस देखना बहुत आरामदायक था। भले हाई सीनियर ब्रदर फैंग झेंग ताकतवर हैं, उनका भाई उससे भी ज्यादा कमाल का है। वो एक शानदार कैरेक्टर है जो इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड हासिल करने में कामयाब रहा। सही कहा, एक भरोसेमंद सोर्स के मुताबिक उसका भाई फैंग युआन गुप्त रूप से किसी सुप्रीम एल्डर का शिष्य है। जब स्पिरिट अफिनिटी हाउस इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड लेने के करीब था, तो सुप्रीम एल्डर के पास सीनियर ब्रदर फैंग युआन को भेजने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। जैसा कि उम्मीद थी, उसने सबको हैरान कर दिया और डील पक्की कर ली। इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड हासिल कर लिया। फैंग झेंग का एक अच्छा भाई है। डांग पहाड़ पर गट्स गु आत्मा को मजबूत कर सकता है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि फैंग झेंग ने गट्स गु का इस्तेमाल किया है, वरना सिर्फ अपनी मेहनत से वो एक साल में अपनी कल्टिवेशन रैंक 5 तक कैसे बढ़ा सकता है। इसके अलावा उसकी एंस्लेवमेंट पथ की पकड़ बिजली की रफ्तार से बढ़ी। वो असल में फ्लाइंग क्रेन मैनिपुलेशन टेस्ट देने जा रहा है। इन लोगों का लहजा खट्टास और जलन से भरा था। फैंग झेंग ने उन्हें सुना और उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी मुठ्ठियां जो उसकी आस्तीनों में छिपी थी, कासकर बैंड हो गईं। भाई, फैंग झेंग की आंख में एक अंधेरा सा चमका। जब से फैंग युआन ने किसी ना सोची समझी विधि से इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड छीना था, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया था कि फैंग युआन इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का शिष्य है। इस साल के दौरान फैंग झेंग को लगा जैसे जिंदगी वापस अतीत में लौट गई हो, जब वो फैंग युआन द्वारा दबाया जाता था। चाहे वो कितने भी बड़े नतीजे हासिल कर ले या कितने भी सुधार कर ले, दूसरे लोग उसकी थोड़ी तारीफ करने के बाद उससे भी ज्यादा प्रभावशाली फैंग युआन का जिक्र करते थे। अपनी आत्मा को शांत रखो मेरे शिष्य। लॉर्ड स्काई क्रेन की आवाज स्पिरिट इंक्यूबेटिंग फ्ली से आई। लॉर्ड स्काई क्रेन के अनुभव फैंग झेंग से कहीं ज्यादा थे। इन सालों में एक साथ रहने के बाद उन्होंने फैंग झेंग को अच्छी तरह से समझ लिया था। उन्होंने फैंग झेंग को सांत्वना दी। इन सालों में मैंने तुम्हारी सारी मेहनत देखी है। तुम अपने भाई से किसी भी तरह से कम नहीं हो। मत भूलो, तुम अब एक रैंक 5 गु मास्टर हो, एक क्वाजी एंस्लेवमेंट मास्टर। मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुम्हारा भाई अभी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे भी फैंग युआन जल्द ही बर्बाद होने वाला है। सेक्ट ने इस प्लान में 3 सुप्रीम एल्डर्स को लगाया है। उन्हें इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड वापस लेने का काम सौंपा गया है। तुम्हारे भाई के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। 3 सुप्रीम एल्डर्स, यानी 3 गु इमॉर्टल्स की बैटल स्ट्रेंथ। फैंग झेंग ने यह सुना और अपने होठ चाटे, फिर उसकी नजर थोड़ी धुंधली हो गई। लॉर्ड स्काई क्रेन जानता था कि वो क्या सोच रहा है। वो हंसा और कहा, फैंग झेंग, इसके लिए कोई दोष महसूस मत करो। तुम्हारा भाई गलत रास्ते पर चला गया है। वो अब डेमोनिक पाथ पर चल रहा है। उसने अपने पूरे खानदान को मार डाला। इससे वो सुअर या कुत्तों से भी बदतर जानवर बन गया है। फैंग युआन एक सच्चा और पक्का राक्षस है। तुम उसके लिए कोई हमदर्दी महसूस नहीं कर सकते। यूज मारना दुनिया के लोगों का भला करने के बराबर है। सोचो, अगर वो जिंदा रहा तो कितने बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचेगा। सही कहा। भाई के हाथ खून से रंगे हैं। वो एक कातिल है, एक हत्यारा। मैं अपने खानदान के लिए, अपने चाचा चाची के लिए, शन स्वेर के लिए बदला लूंगा। फैंग झेंग ने मन हाई मन चिल्लाया, खुद को उकसाते हुए। बहुत अच्छे, यही बात है। लॉर्ड स्काई क्रेन फैंग झेंग के रवैये से साफ तौर पर बहुत खुश था। इन सालों के बारे में सोचो, तुम फूहू ब्लेस्ड लैंड में ट्रेनिंग कर रहे थे। कितना खतरनाक और डरावना था। बाहर का एक साल फूहू ब्लेस्ड लैंड के अंदर 8 साल के बराबर था। तुम एक रैंक 5 गु मास्टर बने, इतना कुछ झेला और इतना कुछ सह। क्या यह इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड वापस लेने के बड़े प्लान के लिए नहीं था? आखिरी पाल में गड़बड़ मत करना। तुम इस सबसे जरूरी मोड़ पर सबको निराश नहीं कर सकते। चिंता मत करो मास्टर, मैं समझता हूं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और सेक्ट के लिए योगदान दूंगा। मैं सारी बुराई को खत्म कर दूंगा और इंसाफ के नाम पर अपने भाई को सजा दूंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा।
फैंग झेंग ने दृढ़ता और बिना किसी झिझक के विश्वास दिलाया। चैप्टर एंड।